हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उत्तर व्यवहारवाद का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था। तो आज हम उत्तर व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं के बारे में या इसके मूल लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। और स्वयं डेविड ईस्टन ने इसके जो लक्षण बताए हैं वो 7 लक्षण बताए हैं और इसका जो अर्थ बताया था मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि उन्होंने कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो भविष्य परक है। यह भूतकाल की विरासत से इनकार नहीं करता बल्कि उसमें कुछ जोड़ना चाहता है। यह यथार्थ क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं, सुधार है, प्रति सुधार आंदोलन नहीं। तो व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था और अति वैज्ञानिकता की होड़ में या तकनीक की होड़ में व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा कर दी थी। उस उपेक्षा को दूर करते हुए उन्होंने तथ्य, मूल्य, तकनीक इन सबको बराबर महत्व दिया और राजनीति शास्त्री को केवल यंत्रवादी बनाने की बजाय उनके अध्ययन की और उनके व्यक्तित्व की सार्थकता को उन्होंने स्थापित किया उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा में। तो आज हम मूल मान्यताएं देखेंगे। पहली मूल मान्यता है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों पर प्रधानता देते थे। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते थे कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसा तभी संभव है जब दोनों को बराबर बराबर महत्व दिया जाए। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है और वो है किसको महत्व देना? तकनीक और तथ्य दोनों को बराबर महत्व देना। तो तकनीक और तथ्य दोनों को बराबर बराबर महत्व देते हैं उत्तर व्यवहारवादी और वो ये कहते हैं कि हमारे शोध का उद्देश्य जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप हमारी तकनीक होनी चाहिए। यानी साधन और साध्य दोनों को बराबर महत्व देते हैं। साध्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब साधन जो होगा वो उपयुक्त होगा। तो प्रविधि से पूर्व सार ये इसका पहला लक्षण या पहली मूल मान्यता है। यानी एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति एक अच्छी तकनीक के माध्यम से की जाएगी। उद्देश्य अच्छा है लेकिन तकनीक अगर खराब है तो वो उपयुक्त नहीं है। इस रूप में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि प्रविधि से पूर्व सार। व्यवहारवादी तो तकनीक के पीछे भागते थे लेकिन उत्तर व्यवहारवादी तथ्य तकनीक दोनों को बराबर महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि शोध की सार्थकता तभी होगी जब शोध का समाज के लिए कोई उपयोगी होगा। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी एक प्रकार से रूढ़िवादी बन जाते हैं। वो विषय की समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूक हैं लेकिन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वो जागरूक नहीं है। वो राजनीति शास्त्री को यंत्रवादी बनाना चाहते हैं लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये चाहते हैं न केवल विषय की समस्याओं के समाधान के लिए बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी एक राजनीतिक शास्त्री जो है वो काम करे। तो वो एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तनों पर बल देते हैं और उन सामाजिक परिवर्तनों में जो राजनीतिक शास्त्री है उसकी अपनी महती भूमिका होगी। विषय को किसी विषय को अन्य विषयों के बराबर लाने के लिए यह जरूरी है कि उसके सिमिलर अध्ययन पद्धतियां उस विषय में हो, लेकिन साथ ही उस विषय को पढ़ाने वाले या उस विषय को समझने वाले सभी इस तरह के हों कि उससे उस विषय का महत्व जो है वो स्थापित हो सके और समाज के लिए भी उपयोगी बन सके। सामाजिक परिवर्तन पर बल दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। जैसे मैंने आपको कहा कि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो राजनीतिक शास्त्रियों को या बुद्धिजीवियों को यंत्रवादी नहीं बनाना चाहते। वो सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति राजनीतिक शास्त्रियों को जागरूक करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके कार्यों से समाज की समस्याओं का समाधान हो। केवल विषय तरक्की नहीं करे, विषय की समस्याएं ही ना सुलझें बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी समाधान हो। तो समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया और इन समस्याओं के समाधान में राजनीतिक शास्त्रियों की अपनी भूमिका होनी चाहिए। चाहे जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार की समस्या हो या राजनीति में भ्रष्टाचार की समस्या हो, राजनीति के अपराधीकरण की समस्या हो, इन समस्याओं के समाधान में राजनीतिक शास्त्रियों की अपनी महती भूमिका होनी चाहिए। और
विषय में नवीन अध्ययन पत्तियों का प्रयोग तो होना ही चाहिए, साथ ही विषय से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, जो शोध का कार्य किया जा रहा है, उसका भी समाज के लिए कोई उपयोगी योगदान अवश्य होना चाहिए। तो समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। आपने पढ़ा कि व्यवहारवाद मूल्यों की उपेक्षा करता है, लेकिन बाद में डेविड ह्यूस्टन कहते हैं कि जितनी आसानी से हम कोड को उतार कर फेंक सकते हैं, उतनी आसानी से हम मूल्यों से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। तो तथ्य और मूल्य दोनों का बराबर महत्व जो है उत्तर व्यवहारवादियों ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक जो साइंटिस्ट है उसके जीवन में भी मूल्यों का महत्व है, उसके अध्ययन में भी मूल्यों का महत्व है, इस तरह की चीज। और जो साइंटिस्ट होगा वो भी कहेगा कि जो साइंस है वो किसके लिए होनी चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। तो इधर राजनीति शास्त्री जो काम करे समाज के लिए करे और उसकी उपयोगिता समाज के लिए हो। तो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। फिर इसके बाद में बुद्धिजीवियों की भूमिका। अगर एक बुद्धिजीवी अपने विषय की समस्याओं के समाधान के लिए या विषय को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य करेगा तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर वो विषय की समस्याओं के समाधान के साथ साथ सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएगा और शोध कार्य के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उन निष्कर्षों से अगर सामाजिक समस्याओं के समाधान में कोई सहायता मिलती है, तभी उसका क्या मिलेगा, तभी उसकी कोई यूटिलिटी होगी उस शोध कार्य की। और अगर किए गए शोध कार्य का कोई महत्व नहीं है समाज के लिए तो फिर ऐसा शोध कार्य केवल किताबी बनकर रह जाएगा और लाइब्रेरीज वगैरह में ही पड़ा रहेगा। और जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित विद्वान है वो अगर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के सामने अगर कोई विचार रखते हैं और सरकार उस विचार को स्वीकार करती है या उस नीति को स्वीकार करती है तो इससे बढ़कर और भी कोई उपयोगिता बुद्धिजीवियों की नहीं हो सकती। मतलब सरकार की द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं को अगर रत्ती भर भी वो प्रभावित करने की स्थिति में हो और कानूनों को और नीतियों को थोड़ा सा भी अगर वो बदलाव पाने में सफल हो जाए तो निश्चित तौर पर उन बुद्धिजीवियों की भूमिका समाज में स्थापित हो जाएगी। तो बुद्धिजीवियों की भूमिका। फिर उसके बाद में कर्मनिष्ठ विज्ञान, मतलब व्यवहारवादियों की से अलग हटकर उत्तर व्यवहारवादी जो थे वो राजनीतिक शास्त्र को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते थे। केवल कोरा विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे बल्कि कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसमें जो भी साइंटिस्ट है, राजनीतिक शास्त्री हैं, वो क्या करे, समाज के कल्याण के लिए काम करें, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अपनी तरफ से विचार दें, योजनाएं दें अपनी तरफ से, तो उसकी कोई उपयोगिता हो सकती है और राजनीतिक शास्त्र कर्मनिष्ठ विज्ञान बन सकता है। मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि उन्होंने 2 नारे दिए थे, क्रियानिष्ठता या कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। तो जो भी शोध कार्य हो, जो भी राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा विचार व्यक्त किए जाए, उनका समाज के लिए अगर कोई महत्व है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की कोई महत्ता होगी या उनके द्वारा किए गए शोध का कोई महत्व होगा। आज हमने देखा कि शोध का स्तर इस तरह से हो गया है कि लोग क्या करते हैं कि नकल करके शोध का कार्य पूरा कर लेते हैं और उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। लेकिन अगर उनके द्वारा किए गए शोध का समाज के लिए कोई उपयोग नहीं हो पा रहा तो फिर ऐसे शोध का कोई भी महत्व नहीं हो सकता। तो कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने की बात की है उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को। फिर व्यवसाय का राजनीतिकरण आखिरी बिंदु है, 7वां लक्षण है। राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा दी जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के लिए मैदान में आना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय है। मतलब व्यवसाय का राजनीतिकरण मतलब जो समस्याएं सरकार सुलझाने की बात करती है उन समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जाएगा, इसके लिए राजनीति शास्त्रियों के द्वारा भी अपने विचार दिए जाने चाहिए और वो विचार ऐसे होने चाहिए कि जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो कानूनों के निर्माता हैं, वो उन विचारों की उपेक्षा नहीं कर सके। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण ये उत्तर व्यवहारवाद का एक और लक्षण है और उत्तर व्यवहारवाद के डेविड ह्यूस्टन ने 7 लक्षण बताए थे जिनका आज हमने अध्ययन किया।